तो दोस्तों आज हो गया 10 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब देश में डिजिटल तरीके से जनगणना होंगी जिसके आंकड़े 100% सही होंगे। उन्होंने कहा है कि डिजिटल तरीके से की गई जनगणना के आधार पर अगले 25 सालों की पॉलिसी निर्धारित करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि असम के कामरूप जिले के अमी गांव स्थित जनगणना ऑफिस का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जनगणना की पॉलिसी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिर्फ जनगणना के आधार पर विकास का पैमाना तय किया जा सकता है। अमेठी की 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन जेठ के महीने में तेज चलती हवाएं और 37 डिग्री तापमान के बीच गांव में बैठी अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ग्राउंड जीरो का फीडबैक जानने की कोशिश में जुटी रही। सांसद आवाम से मुखातिब थी तो आला हुक्मरान भी वहीं पर जमे हुए थे। स्मृति ईरानी ने सबकी समस्या सुनी और पड़ोस ही खड़े अफसरों को एक के बाद एक प्रार्थना पत्र बढ़ाती रही। रुपये की घटती कीमत को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को अर्थव्यवस्था सुधारने पर जोर देना चाहिए, न कि हेडलाइन मैनेजमेंट पर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा है कि जब यूपीए सरकार में रुपया गिरता था तो पीएम मोदी इसके लिए मजाक किया करते थे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी जी जब रुपया गिरता था तो आप मनमोहन जी का मजाक बनाया करते थे। देखिए अब रुपया अब तक के सबसे निचले पायदान पर है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार ने पिछले साल दिसंबर में किसानों से जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वकालत करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा है कि किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर अपना धरना खत्म किया है लेकिन उनका आंदोलन अब भी जारी है। शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन के बाद एसडीएमसी ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 353 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे निगम के बुलडोजर को लेकर स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान ने गंभीर आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि निगम और पुलिस दोनों को पता था कि यहाँ अतिक्रमण नहीं है, उसके बाद भी बुलडोजर और पुलिस बल लेकर पहुंचे जिससे यहां का माहौल खराब किया जा सके। मुंबई पुलिस राणा दंपत्ति की जमानत के खिलाफ सोमवार को कोर्ट पहुंची है। पुलिस ने अदालत में अर्जी दाखिल करके कहा है कि रवि और नवनीत राणा ने अपने बयानों से जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है और जमानत आदेश के अनुसार उनकी जमानत रद्द की जाती है। पुलिस का कहना है कि दंपत्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मुंबई सत्र न्यायालय ने विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों नहीं जारी कर देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रॉय ने दावा किया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है। जिस जगह पर आप बैठे ना, इस जगह ने जिन्ना को रिजेक्ट किया था जहां पर हम बैठे हैं, तो उनको पता ही नहीं है। और उस सावरकर ने टू नेशन थियरी की बात की थी सबसे पहले, उसके बाद जिन्ना किए। हमने तो दोनों के पैगाम को रिजेक्ट किया। अगर मैं संविधान के दायरे में रहकर ये कह रहा हूं कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने चाहिए तो देश के लिए अच्छी बात है ना। मैं फिर से उन बीजेपी के जिसने हम पर इल्ज़ाम लगाइए, क्योंकि आप तोते हैं, आपको खाली एक ही बात बोल सकते हैं आप। क्या श्याम शरण साहब ने ये आर्टिकल नहीं लिखा जिसमें कहा कि ये जो देश में नफरत का माहौल चल रहा है उससे मुसलमान, अगर चंद मुसलमान रेडिकलाइज हो जाएंगे तो सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए खतरा है। ये श्याम शरण साहब ने कहा, ओवैसी ने नहीं कहा। होश के नाखून लो, जो देश की जिंदगी भर खिदमत की और आज भी खिदमत कर रहा है। आप देखो, उनकी बात को समझो। आप बुढ़े लोग हैं, ये लोग पप्पू यादव जैसे लोगों को रोकना चाहती है। उसी तरह कन्हैया आया तो उसके लिए आफत हो गया। फिर पीके आने के प्रयास कर रहे हैं कि मैं बिहार में राजनीति नहीं, मैं बिहार जिस पोजीशन में 40 साल में गए वहां ले जाएंगे। जो बात पप्पू यादव बोलता है, भाई बिहार के बाहर रहने वाले भले लोगों को, अच्छे लोगों को आना तो पड़ेगा।
एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव भूरा बाल साफ करने की बात करते थे। आज सर एक ही तो बात है, तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव भूमिहार सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ पे सर ये सम्मेलन है राष्ट्रकवि दिनकर का कि पंडित सदानंद सरस्वती का या श्री बाबू का या पंडित जदुनंदन शर्मा जी का या कोई स्टॉलवर्ट का सम्मेलन था? सर दो ठग, दो बहरूपिये, दो समाज के लिए जो सबसे ज्यादा घातक दो लोग थे, उनका जब मिलन था वो लोग वहां गए थे जहां पर एक भले लोग नहीं थे, सबके सब। आप देख लीजिए भीड़ कौन किसकी थी, ये सम्मेलन था। और बड़ा सवाल है, और ये मैंने कहा आपसे मुलाकात हुई उनकी जी, तो क्या आपने बोला नहीं कि आपने FIR क्यों नहीं किया? सर लालू यादव का डर और उसका प्रेशर, उन्होंने कहा कि हमको मरवा देगा। सीधा उन्होंने कहा, जाके पूछ ली कि आपने पप्पू यादव से कहा कि आपको मरवा देगा? एक सवाल आकाश जी भी थे साथ में। एक सवाल ये भी है कि 4 साल पहले भी राबड़ी आवास के अंदर सनोज यादव नाम के एक RJD नेता की पिटाई हुई थी, जिसके बाद वो BJP ज्वाइन कर लिए थे। सर मुझे लगता है कि सनोज जी क्यों, महुआ क्यों नहीं, राघोपुर क्यों नहीं, और जगह क्यों नहीं? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी। सर दोनों भाई, एक भाई लाठी डंडे से पीटता है और दूसरे भाई क्रिमिनल और पार्टी के भीतर संविधान और कागज कलम से उसको गाली देके निकालता है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग सब एक है, अलग कोई नहीं है। दिखाने के लिए कुछ है, औकात है तो जरा निकाल करके दिखा दे, है हिम्मत निकाल दे। दूसरों को ये नसीहत देते हैं, कौन? हम नहीं जानते। लालू यादव जी भर भर दिन पीके को बुला के बैठने वाला नहीं जानते। 90 में पैदा लेने वाला व्यक्ति, तो अपने पिता से पूछो पीके कौन है। पीके को क्या लगता है नोटिस इसीलिए दोनों पार्टियां नहीं करेगी ताकि बिहार में चाचा भतीजे का राज ही चले, बाकी कोई तीसरा आदमी ना है? सर याद करिए, पप्पू यादव को कभी इन लोगों ने, जितना इसके घर में या कोई चीज होता है, कभी निमंत्रण दिया जाता है? हमने अपनी बहन का निमंत्रण दिया था, गए थे लालू जी, याद करिए। मेरी बहन की शादी थी, मुलायम सिंह आए थे। पप्पू जो बिहार के हित में और बिहार के 14 करोड़ लोगों की बात करेगा और उसके लिए जिंदगी जिएगा, बिहार के बदलने की बात करेगा, उनके लिए ये जो पुराने घिसी पीटी राजनीतिक लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, ये लोग पप्पू यादव जैसे लोगों को रोकना चाहती है। उसी तरह कन्हैया आया।